सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल्स लेकर आ चुका है आपके सुपर पंच सीरीज के तहत आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम सभी से जानते हैं कि सुपर वन सीरीज हमारी बहुत अच्छे से तैयार और बहुत सारे वीडियोस जो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिए जा चुके हैं। दोस्तों अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाइए फटाफट प्लेलिस्ट में और जाके चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमने इससे पहले हिस्ट्री का एक चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें क्वेश्चन बैंक भी जो था हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे इस चैप्टर में भी हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ जो हमारा क्वेश्चन बैंक है वो भी हम साथ ही साथ क्या कंप्लीट करते जाएंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या क्वेश्चन बैंक से भी कंप्लीट करते जाएंगे। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपको ये हमारी सुपर पंच सीरीज अच्छी लग रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार किसका इंतजार है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है यार उनके साथ भी शेयर कर दो, वो भी सुपर पंच सीरीज के तहत पढ़ाई कर ले अपनी। और वीडियो के आखिर में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल क्या है हमारा, मैं यहाँ पे केबीसी नहीं सुपर पंच सीरीज के लिए, ठीक है? तो आज का सबसे पहला सवाल जिसका नाम है राइट बेस्ड अप्रोच, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, क्लियर द कंसेप्ट, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकता है जहां आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना होगा। अब 3 से 4 पॉइंट लिखे तो लिखे कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत है। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखेंगे। India adopted democracy after independence. Each government which came to power took efforts to make the democratization process more profound. अब यहाँ पे क्या लिखा, पहला लाइन लिखा हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कि इंडिया ने क्या किया था, जो डेमोक्रेसी थी वो कभी अडॉप्ट की आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद क्या की, अडॉप्ट की। Each government which came to power took the efforts. अब जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने क्या लिया, एफर्ट्स लिया। क्या लिया? एफर्ट्स, लड़ाई नहीं, एफर्ट्स, ठीक है? अब efforts to make the democratization process more profound. अब यहां पे याद कैसे रखोगे, यहां पे याद कर लो आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस मैंने करके रखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस याद रख लो। आफ्टर इंडिपेंडेंस आया तो याद रखना है कि इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और साथ ही साथ ईच गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कोशिश की, एक एफर्ट लिया क्या, डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को और भी अच्छा करने के। अब इन द इनिशियल स्टेज दिस गवर्नमेंट कंसीडर सिटीजन एज अ बेनिफिशियरी। अब शुरुआती दौर में सिटीजन ये गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सिटीजन्स को बेनिफिशियरीज क्या कंसीडर कर रही थी। दोस्तों समझ में आ गया? तो याद रखो क्या, बेनिफिशियरीज, क्या याद रखोगे, बेनिफिशियरीज। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आफ्टर द ईयर 2000 अप्रोच टुवर्ड्स द सिटीजन चेंज। अब 2000 के बाद जो सिटीजन के टुवर्ड्स जो अप्रोच था वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो यहां पे याद कर लो सिटीजन्स चेंज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? अब hence the right to the information, education and food security was granted not as a beneficiary but as a right of citizens. अब याद कैसे करोगे दोस्तों, आफ्टर इंडिपेंडेंस याद रखना है, बेनिफिशियरीज याद रखना है, सिटीजन्स चेंज और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो इसको याद कैसे करोगे, एबीसीडी पढ़ी कभी तो इसी तरह से याद रखना है। तो सबसे पहली चीज आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या, every the India adopted democracy system after the independence and after the independence जो भी गवर्नमेंट आई वो क्या करने लगी, उसके लिए एफर्ट्स लेंगे ताकि डेमोक्रेटाइजेशन क्या बहुत ही ज्यादा प्रोसेस जो प्रोफाउंड हो सके। अब बी फॉर बेनिफिशियरीज, ईच गवर्नमेंट कंसिडर सिटीजंस एज द बेनिफिशियरीज। अब सी से क्या है, सी से आफ्टर ईयर 2000 the approach towards the citizens change। क्लियर हो गया? अब डी क्या है, डी है आपका hence the democratic reforms were considered as the right of the citizen. Is it clear to everyone? तो दोस्तों ABCD याद रखिए, राइट टू बेस्ड अप्रोच का क्या दिमाग में बैठा लीजिए। अब आगे क्या है, अब आगे RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी आपको एक्सप्लेन द कंसेप्ट में आ सकता है। तो 4 पॉइंट लिखना है तो 4 पॉइंट कैसे लिखेंगे, थार से लिखेंगे। थार बताओ क्या है, थार क्या है, नाम सुना है कहीं, कुछ कार देखिए, समझ में आ गया? तो थार क्या है, थार से हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले in order to bring the transparency in the administration and make it accountable, Indian citizens are given to right to information। अब right to information क्यों दिया गया, ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी काम किया जा रहा है उसका जो अकाउंट है वो इंडियन सिटीजन को क्या पता चल सके, यानी जो भी हिसाब होगा, जो क्या चीजें हो रही क्या चीजें नहीं, और वो सारी चीजें इंडियन सिटीजन को पता चल सके। तो यहाँ पे याद रखना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल, क्या ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल।
फिर उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन प्रमोटिंग द हार्मोनी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अब आपके और मेरे बीच में जब चीजें क्लियर होंगी तो आपके मेरे बीच में क्या रिलेशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या अच्छा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, यानी एक तरह से एक हार्मोनी होगी। समझ में आ गया। तो ये क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है क्या, हार्मोनी प्रमोट करने में। तो एच याद कर लो। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इट ब्रॉट ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मेड द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे आर आंसरेबल टू द पीपल। अब आरटीआई है तो आरटीआई की मदद से क्या जो गवर्नमेंट थी उनको कहीं ना कहीं महसूस होने लगा, क्या महसूस होने लगा दोस्तों, महसूस होने ये लगा कि वो कहीं ना कहीं किसको आंसरेबल थे, वो कहीं ना कहीं आपके जो सिटीजन्स है उनको आंसरेबल है। तो याद रख लो आंसरेबल। क्लियर हो गया। It has helped to the reduce the element of the secrecy which right to information। अब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, हम दोनों ही क्या करेंगे, बहुत ही ईमानदारी से एक दूसरे को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। जब इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारे और आपके बीच में क्या होगा, जो सिक्रेसी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। सिक्रेसी मतलब क्या होता है, यानी आप कुछ बात नहीं छुपाओगे, मैं कुछ बात नहीं छुपाऊंगा, आपकी कोई बातें सीक्रेट नहीं रहेंगी ना मेरी कोई बातें सीक्रेट रहेंगी। समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। रिडक्शन इन द एलिमेंट ऑफ द सिक्रेसी। अब यहां पे याद रख लो टी फॉर ट्रांसपेरेंशन एंड अकाउंटेबल, फिर एच फॉर क्या था, हार्मोनी, फिर ए फॉर क्या था, ए फॉर आंसरेबल टू पीपल, आर फॉर रिडक्शन इन द सिक्रेसी। आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको। तो चलो चलते हैं। अब आगे आंसर क्या है, आगे आंसर तो बहुत ही अच्छा है, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले क्या, राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट। राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट। अब ये रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, ये रिजर्वेशन मतलब आप ट्रेन में जाते हो, टिकट बुक करते हो वाला रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन मतलब क्या होता है कि कुछ जो सीटें होती है हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बुक होती है, क्या होती है, बुक होती है, जैसे कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम पे, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, मतलब पार्लियामेंट और लोकसभा तो एक ही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद विधानसभा में, विधान परिषद में, तो जो कुछ सीटें बुक होती है जहां पे वो सीट पे अलॉट किसको होगी, एक पिछड़ी जाति होगी या फिर किसी को भी जो अलॉट की गई होगी गवर्नमेंट द्वारा उसी को अलॉट होगी और किसी को अलॉट नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, some sections of the Indian society were denied social were denied from the social justice, यानी कुछ जो सेक्शन थे हमारी सोसाइटी, यानी बेसिकली लोअर क्लासेस वाले जो लोग थे उनको क्या किया जाता, उनको सोशल जस्टिस यानी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता था, उनको जो भी कहते थे ना एक समान सा दर्जा नहीं दिया जाता था, वो एक तरह से इनजस्टिस किया जाता। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब उनको क्या किया जाता, उनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से क्या परे रखा जाता, यानी उनको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं करवाई जाती थी। अब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी क्या था, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लेकर आना। अब जो पॉलिसी था वो अडॉप्ट किया गया था ताकि जो रिजर्वेशन किसको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों को क्या दे सके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे सके। इतना क्लियर हो गया सबको। अब कुछ सीटें जो थी वो आपके अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी क्लासेस वालों के लिए भी बुक थी, और रिजर्वेशन पॉलिसी क्या किया, डिप्राइव्ड क्लासेस वाले को क्या जस्टिस और अपॉर्चुनिटीज क्या देने लगा उनके डेवलपमेंट के। अब क्या याद रखना, डिनाइड सोशल जस्टिस, डिप्राइव्ड मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, रिजर्वेशन, और फिर उसके बाद था आपका जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी। अब यहां पे मेरा ट्रिक क्या है, मेरा ट्रिक दोस्तों जो है वो है ये है, देवदास मेरा रिश्तेदार, देवदास, देखो देवदास थोड़ा सा कैपिटल में लिखना, देवदास मेरा रिश्तेदार झूठा है। क्या रखना, डी फॉर डिनाइड सोशल जस्टिस, डी फॉर डिप्राइव्ड, फिर उसके बाद एम फॉर मेन स्ट्रीम, आर फॉर रिजर्वेशन और जे फॉर क्या होता है, जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो हमेशा याद रखना देवदास मेरा रिश्तेदार झूठा है। और मुझे ये बताना, ये देवदास का ही नाम सुना कोई पिक्चर दिखी क्या, कोई पिक्चर देखी है? अच्छा वो पिक्चर में हीरो कौन था मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे याद नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, सही बात है, इनको भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दिया गया था, क्योंकि जो हमारा कुछ समय पहले जाए तो जो औरतें थी, वुमेन्स थी, उनको भी क्या सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में उतना क्या इज्जत नहीं दी जाती थी, उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी। बहुत सारे रीजंस है, तो उसको कभी डिस्कस करेंगे। अभी हमें सुपर पंच सीरीज के तहत हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो चलो तैयारी करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एंशिएंट। अब आप बोलेंगे सर एंशिएंट मतलब क्या, एक जगह दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एम्पावर्स वुमेन बाय ग्रांटिंग देम इक्वल स्टेटस विद द इक्वल
पॉलिटिकल राइट्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करती है, वुमेन्स को क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाती है, एम्पावर्स करती है, यानी उनको आगे बढ़ाती है। कैसे? इक्वल राइट देके और इक्वल स्टेटस देके सोसाइटी में, किसके मुकाबले? मेन के मुकाबले, वी आर मेंस। ठीक है, आगे 22 वुमेन्स वर इलेक्टेड इन लोकसभा इलेक्शन। अब कभी 22 जो वुमेन्स ही इलेक्ट की गई थी लोकसभा इलेक्शंस में, कब हुआ था? 1951 में और 52 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोकसभा हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव हाउस है, समझ में आ गया। अब आगे द नंबर इंक्रीज, अब नंबर क्या हो गया? बढ़ गया, 66 हो गया। कभी 2014 के इलेक्शंस में। अब रिजर्वेशन जो था लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में, वो कितना हो गया था? 50% हो गया था, यानी उनको 50% रिजर्वेशन सीट दी गई थी यार दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में और बहुत बाकी अलग अलग स्टेट्स में भी दी गई थी। अब if the number of women representative increase in Lok Sabha, it will help in reducing the incidence। अब जो नंबर जो था इंक्रीज हो रहा था लोकसभा, वो क्या कर रहा था? वो जो इंसिडेंस जो वुमेन के साथ हो रहे थे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी अलग अलग चीजें, वो क्या कर रहा था? रिड्यूस करने में क्या हेल्प कर रहा था। इतना क्लियर हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे हम लोग पोपटलाल। पोपटलाल कहीं सुना है? कहां सुना है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। पोपटलाल लाया रसमलाई और इलायची, इमली या फिर इलायची, जो भी आपको पसंद होगा वो आप लिख सकते हो। मुझे इमली पसंद है तो इमली यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। इमली मुझे पसंद नहीं है, मैंने लिखने के लिए लिखा है। ठीक है, चलो याद करेंगे फटाफट। सबसे पहले याद रखो प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी आज तो क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एंस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एंस्टेड नहीं याद होता है तो प्लेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है? एम्पावर करता है वुमेन को, क्या? इक्वल स्टेटस। क्या? इक्वल स्टेटस विथ मेन एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। क्या देता है? इक्वल स्टेटस विथ मेन देता है। तो ये दूसरा याद रखना है। फिर उसके बाद 1951 और 52 में क्या लोकसभा में 22 वुमेन्स क्या गई थी? इलेक्ट की गई थी। और फिर उसके बाद वो नंबर इंक्रीज हो गया था 66 से कभी आपके 2014 के इलेक्शन में। और 50% रिजर्वेशन सीट रखी गई है क्या? लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में। कहां पे? महाराष्ट्र और बहुत ही सारी अलग अलग स्टेट्स में। अब जो नंबर था वो लोकसभा में क्या बढ़ गया, तो वो क्या करता? वो जो औरतों के साथ यानी वुमेन्स के साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं वायलेंस का, वो क्या कम करने में क्या बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो याद रखो पोपटलाल लाया रसमलाई और इमली। तो चलो अब आगे बढ़ते। अब आगे क्या है? आगे दोस्तों आपको ये ग्राफ आ सकता है, यानी फ्लो चार्ट आ सकता है। तो आपको लिखना है क्या? बेसिक प्रिंसिपल एंश्रीन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक प्रिंसिपल जो क्या एंश्रीन्ड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। एंश्रीन्ड का मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सही बात है, एक हमारी गवर्नमेंट कैसी? रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? हमारी गवर्नमेंट जो होती है दो लेवल पे काम करती है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। फिर सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, ऑब्वियसली बात है, हम आजाद देश है। फिर सेक्युलरिज्म, हम बहुत सारी क्या अलग अलग क्या धर्म फॉलो करते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया? तो यहां पे याद कैसे करेंगे? राकेश शर्मा फ्रॉम सिंगापुर। क्या? राकेश शर्मा फ्रॉम सिंगापुर। क्लियर हो गया? तो यहां पे आर फॉर रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एस फॉर क्या आ गया? सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, एफ फॉर क्या आ गया? एफ फॉर आ गया फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, और एस फॉर वापस आ जाएगा सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। अब आगे चलिए, आगे एक और है लॉ पास्ड फॉर द लिबरेशन एंड द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन। तो इसको याद कैसे करेंगे? रैप। रैप सुनते हो कि नहीं सुनते? कभी हनी सिंह के सुनोगे, कभी बादशाह के सुनोगे, अभी तो बहुत सारे आ गए। तो रैप हमने सुना होगा। तो यहां पे क्या है? अब राइट टू इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड द हस्बैंड। अब जो लड़कियां हैं उनको क्या मिलता है? इक्वल शेयर मिलता है। कहां पे? प्रॉपर्टी में। किसके? फादर और हस्बैंड के प्रॉपर्टी में। समझ में आ गया? प्रिवेंशन ऑफ द डाउरी एक्ट, यानी जो हम लोग दहेज देते थे वो दहेज की प्रथा भी क्या खत्म कर दी गई, लिबरल लॉ पास किया गया। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसे बहुत सारे क्या होते थे घरेलू मारपीट, जहां पे जो औरतें हुआ करती थी वो क्या होती थी? अपने घर वालों के द्वारा क्या मारी जाती थी, या फिर किसी तरह की क्या वायलेंट एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी उनके। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ये बहुत ही बड़ा मेजर इशू था, तो इसके लिए भी क्या किया गया था? लॉ पास किया गया था। तो इसको याद कैसे रखना है? रैप राइट टू इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड एंड द फादर। फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ द डाउरी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड एक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट। तो रैप याद रखो, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग?
दी वोटिंग एज लिमिट फ्रॉम द 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। अब ऐसे क्या इफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट से वोटिंग एज को, क्या पहले 21 साल थी, अब क्या हो गई 18 साल हो गई। अगर आप 18 साल के हो तो आप वोट दे सकते हो, मेरे ख्याल से तो नहीं हो गया, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। अब अर्लियर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द वोटिंग एज ऑफ द 21 ईयर्स, द वोटिंग एज हैज लोअर्ड टू 18 ईयर्स। अब पहले क्या याद रखना है, जो एज थी पहले 21 ईयर्स थी और 21 ईयर्स से क्या कर दी गई 18 ईयर्स क्या कर दी गई, समझ में आ गया। यानी जो एज थी वो क्या कम कर दी गई, यानी लोअर याद रखना है। फिर द यंग वोटर्स सिक्योर्ड द राइट टू वोट। अब यंग वोटर्स यानी मेरे जैसे जो वोटर्स होंगे, आपके जैसे जो वोटर्स होंगे, उनके पास क्या राइट आ गया, क्या करने का, वोट करने का। फिर उसके बाद दे गॉट द राइट टू डिसाइड हाउ द रिप्रेजेंटेटिव शुड बी। अब उनको कहीं ना कहीं अधिकार मिल गया कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसा होना चाहिए, वो पता करने का, यानी डिसाइड करने का, पता करने का नहीं, ठीक है। Moreover, it provided the unrepresented youth an opportunity to become the part of the political process, being literate and politically conscious. अब ये क्या करने लगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उनका अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाने लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और पॉलिटिकल कॉन्शियस हो थोड़े, तो इस वजह से उनको अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो क्या पॉलिटिकल पार्ट का क्या हिस्सा, प्रोसेस का पार्ट हिस्सा बन सके। अब इसको याद कैसे करेंगे, मैं याद करता हूँ इसको रोल्स, क्या रोल्स। तो आर फॉर क्या आ गया आपका, आर फॉर राइट टू डिसाइड, फिर उसके बाद ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, एल फॉर लोअर्ड और एस फॉर सिक्योर्ड द राइट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्हाट इज मीन बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। To eliminate the practice and the belief which are responsible for the injustice towards a person or community and insist on the equality of dignity for the individuals in the society। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो ऐसी चीज है जो क्या कहते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन को ऐसी कुछ हम बोल सकते हैं बिलीफ हो सकता है या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जो क्या एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट और जिसका कुछ मतलब नहीं होता है, उसको क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है। जैसे हमारा कास्ट सिस्टम था जो जहाँ पे पिछड़ी जाति लोगों को क्या किया जाता था, उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल कराते, उनको अपने साथ बैठाते नहीं थे, अपने बरोबरी में बैठाते थे, तो ये सारी चीज़ों का कुछ मतलब नहीं था। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती थी, एवई होती थी, तो ये सारी चीज़ें गलत थी, तो ये सोशल इंजस्टिस था। तो ये प्रैक्टिसेस क्या खत्म करने का, बिलीव्स खत्म करने का। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी इंक्लूसिव विच मींस इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आई जहां पे क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज और प्रॉपर्टी और रीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं ई फॉर एलिमिनेट, E for equal opportunity, समझ में आ गया। Not to be any discrimination, no discrimination और फिर opportunities या सॉरी ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एक बहुत ही अहम क्या ये ऑब्जेक्टिव्स है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद सोशल जस्टिस जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आगे in what way the act passed by the parliament helped the women to protect their honor and the prestige। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या है The act having in the protection of the honor of the and prestige of the woman। अब जो एक्ट पास किए गए थे पार्लियामेंट में वो क्या करते, जो औरतें थी उनका जो हॉनर और प्रेस्टीज प्रोटेक्ट करने में क्या बहुत ही ज्यादा क्या हेल्प करते। फिर वुमेन को क्या मिला, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक इक्वल शेयर मिला उनके फादर और उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई और उनको क्या साथ ही साथ ये भी मिला कि वो रिलीजियस प्लेस पे क्या एक्सेस कर सके, यानी कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे कुछ टाइम होता है जहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया जाता है मंदिर में जाने के लिए या जाने के लिए, तो ये सारी चीजें भी क्या खत्म कर दी गई। द एक्ट अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हरासमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट एक्ट पास किया गया, ये चीजें मैंने ऑलरेडी समझाई आपको थोड़ी देर पहले। ऑल दिस एक्ट एम्फसाइज्ड ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट वुमेन, protect their self-esteem and dignity, rejecting the traditional forms, क्या ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ द डोमिनेशन एंड अथॉरिटी। अब इसने क्या किया, जितने भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे उन सबको क्या खत्म कर दिया। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, इसको याद करने वाले हैं दोस्तों आपके हेड से, यानी आपके सर से, आपके सर से। एस फॉर क्या होता है, हॉनर एंड पीपल। ई फॉर क्या होता है, ई फॉर इक्वल शेयर। फिर उसके बाद डी फॉर क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हरासमेंट। और यहाँ पे आपका जो है वो क्या है, ऑथोरिटनिज्म। क्या ऑथोरिटनिज्म से आप क्या याद कर सकते हैं, आपका आंसर जो क्या ए फॉर होता है।
तो आई गेस आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। आपके पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में से आपको इतने ही क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने आप देखेंगे तो जो मेजॉरिटी क्वेश्चन बैंक था, क्वेश्चन बैंक में हमने क्या पूरा अच्छे तरीके से कर लिया है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी और 20 मिनट्स में हमने क्या पूरा चीज जो है कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और गिरी ट्यूटोरियल्स में बने रहिए आपके ऐसे ही नए नए सुपर पंच सीरीज के लिए दोस्तों। और मैं मिलूंगा आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखिए दोस्तों।